विवेक और सनातन दो मित्र थे। दोनों गांव में रहकर खेती बाड़ी करते थे। एक बार बहुत भयंकर सूखा पड़ा। सभी लोग दाने दाने के मोहताज हो गए। काफी सोच विचार के बाद विवेक और सनातन ने राजधानी जाकर कोई काम करने का निश्चय किया। फलस्वरूप दोनों राजधानी की ओर चल पड़े। उन्हें राजधानी के मुख्य द्वार तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात को मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता था, इसलिए उन्हें बंद मुख्य द्वार के पास बैठकर रात बितानी पड़ी। उस रात राज्य के मंत्री की मृत्यु हो गई। राजा ने आज्ञा दी कि जो भी व्यक्ति सुबह सबसे पहले शहर में प्रवेश करेगा उसे ही मंत्री बना दिया जाएगा। दूसरे दिन जब द्वार खुले तो विवेक और सनातन दोनों ने साथ साथ ही शहर में प्रवेश किया। जब राज्य अधिकारी ये निर्णय नहीं कर पाए कि दोनों में से मंत्री किसे बनाया जाए, तो दोनों को ही राजा के सामने उपस्थित कर दिया गया। राजा ने दोनों से कहा, मैंने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति आज सबसे पहले शहर में दाखिल होगा उसे मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि आप दोनों शहर में इकट्ठे दाखिल हुए हैं, इसलिए आप दोनों में से हमें मंत्री को चुनना है। ये कहकर राजा एक क्षण के लिए रुका, फिर बोला, सामने की ओर एक जंगल है, उसमें से होती हुई एक सड़क हमारे महल के दक्षिणी द्वार तक पहुंचती है। आप दोनों सामने वाले जंगल से होते हुए महल के दक्षिणी द्वार पर पहुंचिए। रास्ते में आपको कई कीमती वस्तुएं मिलेंगी। आपको जो वस्तु उचित लगे आप उसे साथ उठाते लाना। आप द्वारा लाई गई वस्तु को देखकर ही ये निर्णय किया जाएगा कि मंत्री कौन बनेगा। राजा की आज्ञा सुनकर दोनों जंगल की ओर चल दिए। शीघ्र ही उन्हें महल की दक्षिणी द्वार की ओर जाने वाली सड़क भी मिल गई। दोनों आपस में बातें करते करते आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें रुई के ढेर दिखाई दिए। पास ही गट्ठर बांधने का सामान भी पड़ा था। दोनों ने रुई का एक एक गट्ठर बनाया और आगे बढ़ गए। कुछ और आगे जाने पर उन्हें कपड़ों के ढेर दिखाई दिए। कपड़े के ढेर को देखकर विवेक ने रुई का गट्ठर फेंक दिया। उसने सनातन से भी कहा, सनातन भाई तुम भी रुई का गट्ठर फेंक दो, क्योंकि रुई कपड़ा बनाने के काम आती है। जब बना हुआ कपड़ा ही मिल रहा है तो फिर रुई का बोझा क्यों ढोया जाए। विवेक की बात सुनकर सनातन बोला, तुम अजीब व्यक्ति हो। मैं 1 घंटे से रुई के इस गट्ठर को उठाए चला आ रहा हूँ। मैं तो अब इसको नहीं छोड़ सकता। विवेक ने सनातन को बहुत समझाया कि कपड़ा रुई से अधिक मूल्यवान है। पर सनातन ने कहा, जिस गट्ठर को मैं इतनी दूर से उठाए चला आ रहा हूँ
उसे मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सनातन ने तो अपनी रुई का ही गट्ठर उठाए रखा, लेकिन विवेक ने रुई का गट्ठर वहीं छोड़ दिया। गट्ठर वहीं छोड़कर उसके बदले कपड़ों का गट्ठर बांधकर उसने उठा लिया और गट्ठर उठाकर दोनों आगे बढ़ते चले गए। काफी आगे जाकर उन्हें तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। सिक्कों के गट्ठर को देखकर विवेक ने कपड़ों का गट्ठर वहीं रख दिया और अपने लिए सिक्कों की एक गठरी बांध ली। उसने सनातन को भी समझाया, सिक्के, कपड़े और रुई दोनों से ज्यादा कीमती है। रुई से कपड़ा बनता है और कपड़ों को बेचकर सिक्के मिलते हैं। जब हमें सिक्के मिल रहे हैं तो फिर हमें रुई और कपड़े को छोड़ देना चाहिए। सनातन अब भी पुरानी जिद पर अड़ा रहा और उसने फिर वैसा ही उत्तर दिया, इतनी मेहनत और लगन से मैं गट्ठर को इतनी दूर से उठाकर ला रहा हूँ। गट्ठर को यहाँ छोड़कर मैं अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं कर सकता। सनातन ने अपना वही रुई का गट्ठर उठाए रखा। इसके विपरीत विवेक ने अब सिक्कों की एक गठरी उठा रखी थी। आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर सोने की अशर्फियों का ढेर मिला। विवेक ने सोने की अशर्फियों को देखकर तांबे के सिक्कों की गठरी को वहीं पर फेंक दिया और अशर्फियों की एक गट्ठर बांधकर उठा ली। गट्ठर उठाकर उसने सनातन से भी ऐसा करने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। वो फिर इसी बात पर अड़ा रहा कि जिस गट्ठर को वो इतनी दूर से उठाए चला रहा है उसे वो छोड़ने वाला नहीं। यहाँ से भी सनातन वही रुई वाला गट्ठर उठाकर आगे बढ़ गया। विवेक भी अशर्फियों की गठरी उठाकर चलने लगा। अंत में दोनों महल के दक्षिणी द्वार पर पहुंच गए। राजा ने सनातन को रुई का गट्ठर उठाए देखा तो उससे पूछा, तुम्हें रास्ते में अन्य कीमती वस्तुएं भी मिली होंगी, फिर तुमने रुई को छोड़कर अन्य वस्तुएं क्यों नहीं उठाई? सनातन ने उत्तर दिया, मार्ग में सबसे पहले रुई का ढेर मिला था। हम दोनों ने वहां से रुई का गट्ठर उठाया था। रास्ते में विवेक तो अपना सामान बदलता रहा, लेकिन जिस रुई को मैं इतनी दूर से अपनी मेहनत के साथ उठाए ला रहा था उसे मैंने रास्ते में बदलना ठीक नहीं समझा। रुई के गट्ठर को रास्ते में छोड़कर मैं अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं रुई का गट्ठर ही उठाकर लाया हूँ। फिर राजा ने विवेक की ओर देखा और उससे पूछा, तुमने भी सनातन के साथ रुई का गट्ठर उठाया था, लेकिन तुम यहाँ पर अशर्फियों की थैली लेकर पहुंचे हो, इसका क्या कारण है? अब विवेक ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे पहले हमें मार्ग में रुई मिली। मैंने रुई का गट्ठर उठाया। मेरे साथ सनातन ने भी रुई का गट्ठर उठाया और हम दोनों चल पड़े। आगे जाकर हमें कपड़े मिले। मैंने सोचा कि रुई से
कपड़े बनते हैं। कपड़ा रुई से अधिक कीमती है, इसलिए मैंने रुई का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और कपड़ों का गट्ठर उठा लिया। आगे जाकर तांबे के सिक्के मिले। मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि कपड़ा बेचकर सिक्के मिलते हैं, इसलिए मैंने कपड़े का गट्ठर वहीं फेंक दिया और सिक्कों की गठरी बांधकर उठा ली। आगे सोने की अशर्फियां मिली तो मैंने तांबे के सिक्के छोड़कर उन्हें उठा लिया, क्योंकि सोना तांबे से अधिक कीमती है। रुई, कपड़ा, तांबे के सिक्के रास्ते में छोड़ते समय मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं अपनी मेहनत बेकार कर रहा हूँ। मैंने यही सोचा कि जब ज्यादा कीमती वस्तु मिल जाए तो कम कीमती वस्तु को ढोते रहना शक्ति का अपव्यय है, मेहनत को व्यर्थ होना है। विवेक भरी बातें सुनकर महाराज ने विवेक को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया तथा सनातन को यूं ही वापस लौट जाना पड़ा। यही हालत आज के इंसान की है। वो अपनी रूढ़ियों को, अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता है। जब भी उसे कोई नया परामर्श दिया जाता है, किसी नई खोज से अवगत कराया जाता है, वो यही कहता है कि मैं उन मान्यताओं को छोड़ने को कतई तैयार नहीं, जिन्हें हमारे पूर्वज लाखों वर्षों से निभाते चले आ रहे हैं। मैं उन बातों से मुंह नहीं मोड़ सकता जिन्हें मैं बचपन से सत्य मानता चला आ रहा हूँ। लेकिन विवेकशील वही है जो अतीत के व्यर्थ के मोह में ना पड़े तथा जो नई जानकारी मिले, जहाँ भी बहुमूल्य सौगात मिले, उसे तत्काल ग्रहण कर ले। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ और किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपका एक शेयर भी हमारा मनोबल बढ़ाता है।